हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग किस पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग कानून तोड़ने की नीति, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इस पर डिस्कस करेंगे। और गांधी इरविन समझौता हो जाता है, इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और भी चीज़ों पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, तो देखिए इसमें हम लोगों ने खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड, काकोरी कांड और स्वराज दल पार्टी हो जाता है, साइमन कमीशन हो जाता है, बारदोली सत्याग्रह हो जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना सन वाइज। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये चीज़ें जब आप सन वाइज पढ़ेंगे, इसमें सन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, मेन रोल अदा करते हैं, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जो चीज़ें मैं बताती हूँ, जो भी सन बताती हूँ, उसको नोट करते हुए चलिए। और बेहतर तो यही होगा कि आप लोग नोट्स बनाते हुए चलें। जब नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो जब आपको रिवीजन करना होगा तो आपको क्या करना होगा, आप अपने नोट से रिवीजन फटाफट से कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलते हैं। आज का सबसे पहला जो पॉइंट हो जाता है, यानी कानून तोड़ने की नीति, इसके बारे में जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है, कानूनों को जानबूझकर तोड़ने की इस नीति का कार्यान्वयन औपचारिक रूप से उस समय हुआ जब 12 मार्च सन 1930 ईस्वी को उनकी ऐतिहासिक दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से 79 अनुयायियों के साथ आरंभ हुई। गांधी जी ने 5 अप्रैल को समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ दिया। यानी कि आप लोग देखिए, सभी लोग परिचित हैं कि गांधी जी ने क्या किया था कि दांडी यात्रा की थी, है ना। दांडी यात्रा की साबरमती आश्रम से, और कितने लोगों के साथ, तो 79 अनुयायियों के साथ में आरंभ की थी। कितने लोगों के साथ, तो 79। और जो गांधी जी ने 5 अप्रैल को समुद्र तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ दिया। यानी कि अपने हाथों से नमक बनाया, विदेशी जो नमक था उसका यूज़ नहीं करना है, ये चीज़ बताई। प्लस जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया, और जो अपने यहाँ चीज़ें बनाई जाती थी, जो बनती थी, उनको गांधी जी ने क्या कहा कि इन चीज़ों का यूज़ करना है और विदेशी वस्तुओं का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे ये हो जाता है। और ये कब की है घटना, तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 कब हुआ, तो नवंबर 1930 में आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। जिसमें देश के प्रमुख नेता क्या हुए, शामिल नहीं हुए। ये देखिए यहाँ पे 2 बार हो जाता है, कोई बात नहीं। इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई। अधिकाधिक तौर पर जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को इसका उद्घाटन किया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने की। अंग्रेजों द्वारा शासित भारत से 57 राजनीतिक नेताओं और रियासतों से 16 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और व्यापारिक नेताओं से कई नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल भी गए थे। क्योंकि देखिए ये उस समय की घटनाएं हैं जब हमारा देश क्या था, अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, यानी हम लोग आज़ाद नहीं थे। उस समय की ये सारी घटनाएं हैं। ठीक है ना, आप लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं है। स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ रहे हैं, सिर्फ रिवीजन करना है। और देखिए ये भी ना सोचिएगा कि सिर्फ ये आपके 4th सेमेस्टर के लिए ही ये नोट्स बेस्ट है और उसके बाद ये आपके काम नहीं आने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, आपके सीटेट में, आपके सुपर टेट में और भी जितने टीचिंग एग्ज़ाम है, सब में आपकी हेल्प करने वाले हैं।
और अब देख लेते हैं, देखिए गांधी इरविन समझौता। 25 जनवरी 1931 ईस्वी को गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेता बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिए गए। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 17 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली। इसके परिणाम स्वरूप 13 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ था। कब एक समझौता हुआ था? तो 13 मार्च 1931 ईस्वी को। देखते हैं ये कौन सा समझौता था। तो इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के बराबर कर दिया। इस समझौते में सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन इस बात पर सहमत हुए कि हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदी छोड़ दिए गए। ठीक है ना। और सेकंड नंबर पर हो जाता है अपहरण की संपत्ति वापस कर दी जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद हो जाता है विभिन्न प्रकार के जुर्मानों को वसूली को स्थगित कर दिया जाएगा। और 4 नंबर पर हो जाता है आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जाएगा। किंतु वायसराय ने गांधी जी की निम्न 2 मांगे अस्वीकार कर दी थी। देखिए ये जो शर्तें हैं इनको तो स्वीकार किया, लेकिन 2 शर्तें ऐसी थी जिनको अस्वीकार किया। अब देख लेते हैं कौन सी वो 2 शर्तें थी जिनको अस्वीकार किया गया। तो ये हो जाती है पुलिस ज्यादतियों की जांच कराई जाए और भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी की सजा माफ कर दी जाए। ये क्या हुआ था? तो इसको अस्वीकार कर दिया गया था, यानी स्वीकार नहीं किया गया था। और जब फांसी दे दी गई थी तो क्या हुआ था, वहाँ पे एकदम से भूचाल आ गया था, क्योंकि यहाँ पे जब इनको फांसी दी गई है तो सभी में रोष व्याप्त हो गया था, रोष फैल गया था। पूरी आम जनता जो है वो सभी मतलब कैसे हो गए थे, सभी गुस्से में आग बबूला हो गए थे कि फांसी की सज़ा दी गई और उनको फांसी भी दे दी गई थी। तो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा मतलब वहाँ की जो स्थिति थी वो देखने लायक थी कि किस तरह से लोगों में रोष व्याप्त हो गया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ। इस सम्मेलन की सबसे खास बात यह रही कि इसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। गांधी जी 15 सितंबर को एसएस राजपुताना नामक जहाज से घर पहुंचे। इस सम्मेलन में वे कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। एनी बेसेंट एवं मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत रूप से इंग्लैंड गए थे। एनी बेसेंट ने सम्मेलन में शामिल होकर भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया और द्वितीय सम्मेलन महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 21 लोगों ने भाग लिया। ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं पूना समझौता। तो सितंबर 1931, तो पूना समझौता कब हुआ था? तो सितंबर आपका हो जाता है सितंबर 1932 हो जाता है। 1932 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर तथा अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य एक समझौता किया गया। इसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार इसमें देख लेते हैं, इसके अनुसार क्या था? तो दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में हरिजनों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। उसके बाद सेकंड नंबर पर हो जाता है प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 47 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। कितनी संख्या बढ़ा दी गई? तो 47 से 147 कर दी गई। ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं काकोरी कांड, है ना। तो काकोरी कांड क्या था? तो 9 अगस्त 1925, ये हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 9 अगस्त 1925 को यानी 25 की रात को चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत
तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की। इन लोगों ने क्या किया, देखिए लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जाए जा रहे सरकारी खजानों को लूट लिया था और इस घटना ने गोरी सरकार को हिलाकर रख दिया था। यानी देखिए क्या था कि अंग्रेजों का जो माल था, तो जैसे आपके हो जाते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह, इन लोगों ने क्या किया था, उनके माल को लूट लिया था। और जो ये घटना हुई थी तो वो क्या थी, जो गोरी सरकार थी उसको हिलाकर रख दिया था। अब हम लोग देख लेते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। हालांकि ये भी टॉपिक ही है, हम लोग पिछले वीडियो में इस पर डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या था, 9 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। अब देखते हैं 8 अगस्त 1942 की बात कर लेते हैं। किसकी, तो 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। अब क्या था, देखिए जब यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि एक तो सबसे बड़ी घटना यहाँ पे ये घटित हो गई थी कि क्या था कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई, है ना। और जब फांसी की सज़ा सुनाई तो क्या हुआ कि जो भारतवासी थे उनमें बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही उनको गुस्सा आया। अब ये हो गया कि नहीं, अंग्रेज़ों तुमको भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ही घर है, हमारे घर पे कोई शासन कर रहा है, तो क्या बर्दाश्त होगा, नहीं बर्दाश्त होगा। तो इसी तरह से अंग्रेज़ों को बाहर निकालना ही था। तो इसमें क्या किया गया, तो जब ये आंदोलन किया गया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, इसका नारा दिया गया। कब दिया गया, तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ। इसमें देखिए क्या हुआ, 8 अगस्त 1942 की शाम को बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे थे। यानी कि क्या हुआ था कि जब अंग्रेज़ों से भारतवासी बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गए, क्योंकि वो इतने अत्याचार ही कर रहे थे। एक तो हमारे घर पे रह रहे, ऊपर से हमारे पे ही हुक्माना चला रहे, हमको ही बंधुआ मजदूर बना के रख दिया, है ना। यही तो हुआ था भाई। वो आए जब, तो क्या किया, पहले तो जब आए तो जब उनको कोई काम करना होता था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करनी थी, तो क्या किया, आए राजाओं के पास, जो उस वक्त के राजा थे, उनको गिफ्ट देते थे, उनसे परमिशन मांगते थे। परमिशन मांगने जब जाते थे तो उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेके जाते थे, फिर परमिशन मिलती थी। तो क्या था, जैसे कि आपके घर में कोई आ जाए, पहले तो वो दरवाजे को नॉक करे, उसके बाद घर के अंदर आए, उसके बाद देखे आप में कहाँ से फूट पड़ सकती है, और जब जो तीसरा शख्स आया उसने जान लिया कि यहाँ से फूट पड़ सकती है। आपके घर में 3 लोग हैं मान लीजिए, तीनों को अपने अपने तरीके से सब में झगड़ा डलवा दिया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, यही तो किया कि फूट डालो और शासन करो। उन लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का झगड़ा स्टार्ट करवा दिया कि धर्म के नाम पर झगड़े होने लगे। इस तरह से पहले तो आए तो गिफ्ट दिए, और उसके बाद क्या किया, हमारे ही घर में अपना हुक्माना चलाने लगे। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इस तरह हमारे देश पर उन लोगों ने शासन करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब अत्याचार बढ़ता ही रहा तो सब तो बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि जो हो रहा है देख लो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हो रहा है वो हम होने नहीं देंगे, है ना। तो इसी का तो ये रिजल्ट है कि आज हम लोग आज़ाद हैं। अगर सब लोग यही सोचते हैं कि जो हो रहा है होने दो, जैसी किस्मत में जो चीज़ लिखी थी वो हो गई और ठीक है, आए हैं दुनिया में चले जाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। किया, सबने प्रयास किए, सबने उनको खदेड़ा और उसके बाद उनको देश से निकाल फेंका। यही तो हुआ ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि देखिए, कांग्रेस ने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों से सबसे ज्यादा सक्रिय थे। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति मान लीजिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया था। जब क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो ये नारा दिया गया, उसके बाद से इसमें अंग्रेज़ों को खदेड़ के फेंक दिया और उनको मतलब अब क्या था, अब उनको जाना ही था। लेकिन जाते जाते भी एक चीज़ वो कर गए, फूट डालो और शासन करो।
की जो नीति थी तो वो आज भी दंगे करवा रही है ना, ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। लेकिन ये तो है कि हमारा देश आज़ाद तो है ना, कि हम लोग आज़ादी से रह तो सकते हैं, आज़ादी से जी तो सकते हैं। पहले अपने ही घर में हम आज़ादी से नहीं जी पा रहे थे, है ना। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमुख उदारवादी नेता। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक उदारवादी यानी नरम दल के नेताओं ने भाग लिया। उनमें से कुछ प्रमुख उदारवादी नेताओं का वर्णन निम्नलिखित है। यानी क्या था, नरम, क्योंकि देखिए एक गरम दल था और एक नरम दल था। गरम दल क्या था कि वो लोग इस तरह से कि अगर इन्होंने हमको मारा है तो हम भी इनको मारेंगे, है ना, वो हो गया गरम दल। नरम दल के जो नेता थे महात्मा गांधी जी हो जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी हो जाते हैं और दादा भाई नौरोजी जी हो जाते हैं। इन लोगों ने क्या किया, नरम दल को अपना, ये नरम दल के प्रमुख नेता थे। इन लोगों ने अहिंसा का रास्ता अपनाया कि झगड़ा नहीं करेंगे लेकिन अपने देश को आज़ाद करा के रहेंगे, है ना। तो दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी थी, क्योंकि कहते नहीं है कि अस्त्र शस्त्र भी चलने चाहिए प्लस माइंड भी चलना चाहिए। जब दोनों चीज़ें चलती हैं तभी हमें कामयाबी मिलती है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने प्रमुख जो उदारवादी नेता थे उनके बारे में जाना। इन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे आपका क्वेश्चन हो जाता है कि जो नरम दल के नेता हैं उनके नाम लिखिए या गरम दल के नेता हैं उनके नाम लिखिए, या जैसे महात्मा गांधी जी का नाम दे दिया कि ये गरम दल के नेता हैं या नरम दल के नेता हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगी, क्योंकि देखिए पहले जो आपका एक अध्याय हो जाता है उसको कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद क्वेश्चंस को भी साथ में कंप्लीट कराती चलूंगी। अब देखिए महात्मा गांधी जी के बारे में जान लेते हैं डिटेल में। तो देखिए महात्मा गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948 ईस्वी, यानी कि देखिए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ। और इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था, ठीक है ना। भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनके पिता करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। देखिए इनके पिता का क्या नाम था, यानी महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था, तो करमचंद गांधी जी, ठीक है ना। और माता का क्या नाम था, तो माता का नाम पुतलीबाई था, पुतलीबाई था। अब देखिए मई 1883 ईस्वी में 13.5 साल की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा माखन जी से कर दिया गया था। यानी कि ये कितने साल के थे, मात्र 13 साल के थे और इनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा माखन जी से कर दिया गया था। मोहनदास और कस्तूरबा जी की 4 संतानें थी, जो सभी क्या थे, सभी पुत्र थे। जो इनकी संतानें थी, इनकी पुत्रियां नहीं थी, तो पुत्र ही थे। और देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई, कब, तो 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहकर पुकारा, सर्वप्रथम किसने कहा, तो आपका आंसर हो जाता है सुभाष चंद्र बोस जी ने, है ना। देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से, और किस रेडियो से, कहाँ से, तो रंगून रेडियो से, आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सन हो जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब ही सन वाइज होता है। अगर आपका क्वेश्चन आता है और उसमें सन नहीं भी पूछा जा रहा है तो मान लीजिए इनडायरेक्टली उसमें सन पूछा ही जा रहा है। जैसे आपका हो जाता है अगर असहयोग आंदोलन आ जाए और उसमें आपको लिखना है कि असहयोग आंदोलन के बारे में आप लोग लिखें। अब उसमें ये नहीं लिखा है कि सन वाइज लिखें, लेकिन इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, सन वाइज आप लिखें, क्योंकि सन लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं असहयोग आंदोलन 1920, कानून तोड़ने की नीति 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आपका हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं 30 जनवरी 1948 ईस्वी
को गांधी जी के नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कब कर दी थी? तो 30 जनवरी, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, वैसे तो आप लोगों को याद ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नहीं याद है तो आप इसको याद ज़रूर कर लें। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या किसने कर दी थी? तो नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या की थी। गोडसे और उनके सह षड्यंत्रकारी जो उनके साथ में मिले हुए थे, क्योंकि इतनी तो उनका वो नहीं था कि वो अकेला ही कुछ कर पाता है ना, लेकिन जब उसके साथ में और भी लोग मिले जो षड्यंत्रकारी थे, जिन्होंने षड्यंत्र रचा था, तब वो अपने, कहते नहीं है कि जो उसने षड्यंत्र रचा था उसमें उसको कामयाबी मिली। और देखिए नारायण आप्टे को बाद में क्या हुआ था कि उस पर केस चला था और उसको सजा भी दी गई थी। 1 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी, यानी उसने गांधी जी को गोली मार दी थी, गोली मारकर हत्या कर दी थी, और उसके बाद इसको भी फांसी की सजा दे दी गई थी। राजघाट नई दिल्ली में गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी में हे राम लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा कि इनके जो स्मारक है वो कहाँ है? तो राजघाट नई दिल्ली में है। आप लोग गए भी होंगे, ठीक है ना। तो जब कोई चीज़ें है ना कि देखते हैं हम लोग, जाके कोई चीज़ देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा माइंड में वो चीज़ याद रह जाती है। तो अगर नहीं गए हैं तब भी आप लोग घूम के आए, वहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छा लगता है। हम भी वहाँ पे गए थे तो ये सब चीज़ें हमने भी देखी हैं। तो यहाँ पे देखिए, देख लेते हैं कि ये किस भाषा में लिखा है। तो देवनागरी भाषा में लिखा है। और क्या लिखा है? तो हे राम लिखा है। और 1920 से 1947 तक का काल भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी युग कब से कब तक माना जाता है, तो 1920 से 1947 तक क्या माना जाता है? गांधी युग माना जाता है, इसी के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने किन चीज़ों पे डिस्कस की। सबसे पहले ये जान लेते हैं थोड़ा सा, कानून तोड़ने की नीति, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, इसको देखा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को देखा। पूना समझौता देखा। भारत छोड़ो आंदोलन और प्रमुख उदारवादी नेता और महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस की। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच जाए। और फ्रेंड्स देखिए, अगर कोई भी डाउट है, कहीं पे कोई भी आप लोगों को डाउट लगता है, वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे।